हाय एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं ऐसे 210 ऐसे 210 जिसका नाम है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। देखो, ये टॉपिक से पहले ना हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट। फटाफट 2 मिनट में तुमको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, मैंने जो यहाँ इमेज लगा रखी है ना, ये सिर्फ शो के लिए नहीं है, तुम्हें याद करने के लिए। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था ना कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी फॉलो करने होते हैं फाइनेंशियल प्रिपरेशन के लिए, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए पहला। अगला पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनल कंट्रोल जो है ना वो मैनेजमेंट सेटअप करेगा, वो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद में हमें ऑडिट के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन सपोर्टिंग एविडेंस चाहिएगा वो आप अवेलेबल कराओगे। और लास्ट पॉइंट था कि एक्सेस इज डिनाइड, कि भैया हमें आपकी किसी कंपनी में अगर किसी पर्सन से कुछ ऑडिट से संबंध में कोई डिस्कशन करना है तो आप हमें एक्सेस अलाउ करोगे, इसलिए भैया डिनाई मत करना। अभी ये सब टर्म्स एंड कंडीशन हम क्या करते हैं कि जो क्लाइंट है उससे अग्री कर चुके हैं। अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बताता हूँ कि प्रैक्टिकली कैसा होता है। कि मान लो एक कंपनी ने हमें बुलाया कि बॉस वी वांट टू गेट आवर अकाउंट ऑडिटेड, तो आपका फीस एंड सब कुछ क्या रहेगा वो सब अग्री कर लो। हम बोलते हैं कि ठीक है, हमको सब अग्री है और हम ऑडिट करने को रेडी है। तो ये तो हो गया आपका फेस टू फेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि आप अग्री हो। बट प्रैक्टिकली बताऊँ कैसा होता है, प्रोसीजरल पार्ट क्या है। कंपनी सबसे पहले ऑडिटर को लेटर भेजेगी कि बॉस वी वांट टू प्रपोज यू एज एन ऑडिटर इन आवर बोर्ड मीटिंग, हम हमारी बोर्ड मीटिंग में आपको ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो क्या आप अग्री हो क्या। तो ऑडिटर रिप्लाई करता है कि ठीक है, एक लेटर भेजता है कि यस आई एम इंडिपेंडेंट, आप मुझे प्रपोज कर सकते हो। तो उसके बाद में क्या होता है कि बोर्ड की मीटिंग में कंपनी बोलती है कि ठीक है, हम इस ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं, ये इसका इंडिपेंडेंट लेटर है। तो बोर्ड क्या करता है, उसका अप्रूवल कर देता है कि ठीक है, हम इस ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, एक लेटर भेजती है कि भैया हमने हमारी बोर्ड मीटिंग में आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है। अब उसके रेस्पॉन्स में ऑडिटर क्या बोलता है कि ठीक है, कि इन रेफरेंस टू योर लेटर रिसीव्ड ऑन दिस डेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अस एज एन ऑडिटर, हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है। और टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकली आप फेस टू फेस अग्री कर चुके हो, पर फिर भी आप प्रोसीजरल पार्ट में ये टर्म्स एंड कंडीशन उनको भेजते हो। वो टर्म्स एंड कंडीशन जहाँ हम लिखते हैं ना, हम उससे बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। इस एंगेजमेंट लेटर का पर्पज़ ये है कि आज जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने आपसे अग्री करी ना, वो हम राइटिंग में आपसे साइन करवा के लेना चाहते हैं। और स्टैंडर्ड भी ये बोलता है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है ना, दैट शैल बी रिकॉर्डेड, वो क्या बोलता है, शैल बी रिकॉर्डेड इन रिटर्न एग्रीमेंट। इसलिए वो बोलता है कि जो भी हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट करी है ना, वो रिटर्न में अग्री होनी चाहिए। समझता है कॉन्टेक्स्ट। अब देखो, पढ़ो तुमको समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू एसेट 210, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, द ऑडिटर शेल agree the terms of audit engagement with management or those charged with governance as appropriate। कि या तो मैनेजमेंट या जो भी या फिर गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनसे हमको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अग्री करनी पड़ेगी। द अग्री टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट एंड शैल इंक्लूड। तो क्या बोल रहा है ये जो शैल लगा रहा है, शैल का मतलब होता है मैंडेटरी भैया, कि ये तो करना ही है। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, हमें रिटर्न फॉर्म में या तो उसका आप एंगेजमेंट लेटर बोल दो या आप किसी और नाम से उसको रिकॉर्ड कर लो। देखो, स्टैंडर्ड जो बनते हैं ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो ग्लोबल फ्रेमवर्क के हिसाब से बनते हैं, ग्लोबल सोच के हिसाब से। तो मान लो किसी कंपनी किसी जगह कंट्री में उनके एक्ट में ही लिखी हुई है टर्म्स एंड कंडीशन सारी, तो वो एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखेगा कि भैया ये जो लॉ में टर्म्स एंड टर्म्स लिखी हुई है ना, आप अग्री करते हो क्या, तो मैनेजमेंट साइन कर देगा। हमारे केस में क्या है ना कि हमारे एक्ट में, इंडिया में, ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम एंगेजमेंट लेटर प्रिपेयर करते हैं और उसमें वो टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं कि भैया ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको तुम अग्री करो। पर ये रिटर्न फॉर्म में होना ज़रूरी है। समझता है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस एंगेजमेंट लेटर में बेसिकली क्या क्या होना चाहिए। अब जो स्टैंडर्ड में दिया हुआ है ना, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भैया ये टर्म्स होनी चाहिए। पर आप प्रैक्टिकली जब एंगेजमेंट लेटर देखोगे ना, तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस और भी होती है कि भैया आप मान लो कि अगर आपको ऑडिट टीम से कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको इन्फॉर्म करोगे, या उसमें ऐसा होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। एक कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हमसे ऑडिट का डेटा मांगेगी या आपके जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, तो इन दैट केस हम उनको प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज हम किसी को प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है। अभी हम देखते हैं कि हमें एग्जाम में के पर्पज़ के लिए क्या कंडीशंस पढ़नी है। तो पहला कंडीशन है द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंगेजमेंट लेटर में सबसे पहले लिखेंगे कि भैया हमारा ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है। देखो, ऑब्जेक्टिव का तुम्हें मैंने मतलब बताया था कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल, स्कोप का मतलब होता है बाउंड्री, ये हम क्या काम करेंगे। तो देखो पढ़ो,
मैंने जो एंगेजमेंट लेटर होता है ना उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एग्जैक्टली स्कोप में हम क्या लिखते हैं। स्कोप में लिखते हैं दैट यू हैव रिक्वेस्टेड दैट वी ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ABC कंपनी विच कंप्राइज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट December 31, 2022। हमने यहाँ क्लियरली बोल दिया है कि हम इस कंपनी के इस ईयर एंड के डेटा का ऑडिट करेंगे। ऐसा नहीं ऑडिट करने का आप बोले कि 1 साल की नहीं या 2 साल की करनी है। यहाँ क्लियरली डिफाइंड है कि हम इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2022 की ऑडिट करेंगे। क्लियर है। अभी अगला देखो, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑडिट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट whether the financial statement as a whole are free from material misstatement। ये बेसिकली क्या था ना, हमारा एसेट 200 जो है ना उसका ऑब्जेक्टिव है। तो हमने यहाँ पे इनको क्लियरली बोल दिया कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। ये बेसिकली क्या है, हमारा एसेट 200 का ऑब्जेक्टिव है। समझ में आता है इतना? ठीक है। अगला हम बात करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कि भैया हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। तो हम उसमें क्या लिखते हैं, बेसिकली वी विल कंडक्ट आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग हमारे ऑडिट करेंगे। दोज स्टैंडर्ड रिक्वायर अस दैट वी कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट। और वो स्टैंडर्ड हमें ये भी बोलते हैं कि हमारी जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट है हम उससे कंप्लाई करेंगे। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात होगी, भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सुनो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, आर ऑडिट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस दैट मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस acknowledge and understand that they have a responsibility। तो हमने प्री कंडीशन में जो भी बोला था ना कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो हम यहाँ सब लिख देंगे। तो बेसिकली ये जो प्री कंडीशंस थी ना यहाँ पे, वो हम यहाँ पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिख देंगे कि भैया ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। अब वो क्या क्या है देखो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें क्या लिखेंगे, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द 2013 एक्ट रेड विद रूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट रूल 2015। हमने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या जो भी फ्रेमवर्क है ना वो आप ये यूज़ करने वाले हो। तो मैंने बोला था ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, बेसिकली हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस हमारा एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो हमारा फ्रेमवर्क है। यहाँ पर हमें पता है कि क्लाइंट के लिए एप्लीकेबल फ्रेमवर्क ये है, तो हमने लिख दिया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन शायद अभी आ गया हो कि ये एंगेजमेंट लेटर हम बनाते हैं मैनेजमेंट बनाता है। ये एंगेजमेंट लेटर हम बनाते हैं और मैनेजमेंट इसको साइन करता है। हम ही इसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख देते हैं और मैनेजमेंट का साइन करने का मतलब होगा कि मैनेजमेंट ने वो चीज़ें अग्री कर ली है। ओके। अगला पॉइंट है रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे ना वो उसका फॉर्म और कंटेंट क्या रहेगा, या फिर हम उसमें ये भी लिख देते हैं कि अगर हमें इसको मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट रही तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बढ़ो, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर एंड ए स्टेटमेंट दैट देयर मे बी सर्कमस्टांसेस इन विच अ रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। अभी अगर हमने बोल दिया कि हम ये रिपोर्ट इशू करेंगे, बाद में हमको सपोज करो हम कि हमारी ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ा, तो मैनेजमेंट बोलेगा ना यार आपने स्टार्टिंग में तो दिखाया था कि ट्रू एंड फेयर लिखेंगे, अभी तो आप लिख रहे हो कि ट्रू एंड फेयर नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। और अगला ऐसा होता है कि जब हमने ये एंगेजमेंट लेटर बनाया तब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने ये रिपोर्ट स्पेसिफाई करी हुई थी, बाद में मान लो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया और उसने रिपोर्ट का फॉर्म चेंज कर दिया, कंटेंट चेंज कर दिया, तो अकॉर्डिंगली हम भी हमारी रिपोर्ट वैसे ही इशू करेंगे। तो इस एंगेजमेंट लेटर में लाइन लिखी होती है द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट मे बी अमेंडेड इन द लाइट ऑफ आवर ऑडिट फाइंडिंग्स, कि ऑडिट के फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज हो सकता है। तो देखो 5 मेन बातें डिस्कस करी हमने। सबसे पहले क्या बोला हमने, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप का मतलब क्या था, ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, स्कोप मतलब बाउंड्री। ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया वी विल ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पहला। क्लियर है। स्कोप क्या था कि हमने डिफाइन कर दिया था कि हम इस कंपनी की इस ईयर एंड की ऑडिट करेंगे। क्लियर है। अगला था रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, कि हमने क्या बोला, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम हमारी ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे करेंगे और ऐसे के अकॉर्डिंग जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स उसको फॉलो करेंगे। फिर था रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट है कि जो फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए हम लिख देते हैं कि भैया ये फ्रेमवर्क यूज़ होगा आपके यहाँ पे।
हम हमारे हिसाब से नहीं लिखते हैं, मैनेजमेंट इंडिया में वही यूज़ करता है, इसलिए 99.9% एंगेजमेंट लेटर में वही फ्रेमवर्क होगा क्योंकि वो इंडिया में एप्लीकेबल है। उसके बाद में क्या है कि ये दूसरी कंडीशंस भी डाल देते हैं कि भैया हमको जो एक्सेस चाहिए डॉक्यूमेंटेशन का वो अलाउ करोगे, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा, इंटरनल कंट्रोल्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपरेशन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो इसी का ही पार्ट है। फिर अगला था कि फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, कि हमारा जो फॉर्म एंड कंटेंट एंड रिपोर्ट है वो ऐसा रहेगा, और अगर रिक्वायरमेंट रही तो ऑडिट फाइंडिंग अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं।